ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को फाइनली मिली बेल। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा और अविवाहित महिला को सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात करने की दी अनुमति। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एक नया एपिसोड लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शो पर भद्रा और मैं आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए जो 3 खबरें हैं वो तीनों ही सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं। काफ़ी बिजी हफ्ता रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए ये। सबसे पहली जो खबर है वो आ रही है ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के बारे में। मोहम्मद जुबैर को फाइनली इस हफ्ते 24 दिन के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल मिल गई। अब हम जानते हैं कि मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनकी एक 2018 की ट्वीट के लिए। इसके बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में जो एफआईआर्स कई फाइल हुई थी पहले की, उनको भी एक्टिव कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली वाली एफआईआर में तो पिछले कुछ दिनों में बेल मिल गई थी, लेकिन वो यूपी वाली एफआईआर 6 एफआईआर्स हैं यूपी में, उनकी वजह से वो अब भी जेल में थे। इसके बाद जुबैर सुप्रीम कोर्ट गए ये मांग करते हुए कि यूपी की जो एफआईआर्स है उन्हें एक साथ क्लब कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए और दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो सभी एफआईआर हैं इसमें जो उन पे आरोप लगाए गए हैं वो एक तरह के हैं। सभी एफआईआर्स उनकी ट्वीट्स को लेकर किए गए थे और सभी एफआईआर में जो सेक्शन लगाए गए थे वो भी एक तरह के थे। इसी तरह की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते 2 बार उनका केस सुना, मंडे को भी सुना और वेडनेसडे को भी सुना। मंडे को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी करते हुए ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज़ किया विशियस साइकिल। उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ एक केस में उन्हें बेल मिलती नहीं है कि दूसरा केस उन पर लगा दिया जाता है, और ये बात कुछ ठीक नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट को, जिसके बाद बुधवार को फाइनली मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जो यूपी वाली एफआईआर्स है उन्हें एक साथ जोड़कर उन्हें दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। यूपी सरकार ने जो एसआईटी बिठाई थी इन एफआईआर्स पे उनको भी ख़त्म कर दिया गया, उस एसआईटी को, और कोर्ट ने इसी के साथ जुबैर को जमानत भी दे दी। अपूर्वा, जो जुबैर की जो गिरफ्तारी का सिलसिला दरअसल 27 जून से ही शुरू हुआ था, जब दिल्ली पुलिस ने उनको 27 जून को अपने एफआईआर में गिरफ्तार किया। उसके बाद ही जब उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया तो उसके बाद ही सीतापुर में जो उनके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर हुई है, जो फिर से उनके एक ट्वीट को लेके की गई थी, जिस ट्वीट में उन्होंने कुछ हिंदू संतों के खिलाफ एक शब्द इस्तेमाल किया था, उनको हेट मॉन्गर कहते हुए ट्वीट किया था। तो जो ये सीतापुर एफआईआर जो रजिस्टर हुई थी, उसके बाद सीतापुर के केस में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, फिर उनको सीतापुर कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर जो है सीतापुर में जो लोकल कोर्ट थी उन्होंने जुबैर को बेल देने से मना कर दी थी। उसके बाद जुबैर सुप्रीम कोर्ट आए थे, जिसमें छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी थी 5 दिन की, और फिर वही जमानत जो है परमानेंट हो गई थी। मगर सीतापुर में जैसे ही उनको जमानत मिली तो लखीमपुर में भी उनके खिलाफ एक केस चल रहा है, उसमें जो है जुबैर की अरेस्ट दिखाई गई। और दिल्ली वाले मैटर में दिल्ली की एक निचली अदालत ने, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी बहुत पहले, मगर उसके बाद 15 जुलाई को एक सेशंस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को बेल दी। फिर भी इसके बावजूद जुबैर जो है जेल से बाहर नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि जैसा पूर्वा ने बताया, उनके खिलाफ यूपी में मल्टीपल एफआईआर्स चल रही थी, लगभग 8, और इन्हीं सारी एफआईआर को क्लब करने के लिए मोहम्मद जुबैर ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करी, जिसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जुबैर की जो वकील थी वृंदा ग्रोवर, उन्होंने इसी बात को कोर्ट के सामने रखा कि जितनी भी एफआईआर्स हैं यूपी और दिल्ली को मिला के, वो सारी की सारी, उनमें जो एलिगेशंस हैं वो लगभग सिमिलर है, जो नेचर ऑफ ऑफेंस है वो लगभग सिमिलर है। उन्होंने इस बात को भी कोर्ट के सामने रखा कि जो दिल्ली पुलिस अपने मामले में जो प्रोब कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है, वो सारे के सारे जो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो उस जांच में शामिल है। यानी कि दिल्ली पुलिस जुबैर की जो वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज़, उसकी फंडिंग को लेके भी जांच कर रही है, और यूपी पुलिस भी
उसी लाइन पे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उनका ये कहना था कि 2 अलग अलग राज्यों में एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है जुबैर के खिलाफ, जो हमारे कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कुछ जजमेंट्स दी हैं उन जजमेंट्स के खिलाफ है। तो यही सब कोर्ट के सामने रखते हुए जुबैर की वकील ने ये डिमांड करी कि सारी एफआईआर्स को क्लब करके दिल्ली शिफ्ट कर देना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से जो है ऑपोजिशन हुआ। यूपी सरकार ने अपनी तरफ से यही कहा कि जो जुबैर के ट्वीट्स थे वो काफी एक तरीके से लोगों को उकसाने वाले थे, जिसकी वजह से लोगों के जो धार्मिक उनके जो सेंटिमेंट्स है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उनको बहुत चोट पहुंचाने वाले थे और इसलिए उनके खिलाफ ये एफआईआर्स रजिस्टर की गई थी। और उनकी जो गिरफ्तारी है जुबैर की वो तभी हुई जब पुलिस को लगा कि उन ट्वीट्स की वजह से कहीं पे मामला बिगड़ता जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का। मगर ये सारी बातें यूपी की खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को बेल दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह की से जुबैर को अरेस्ट किया जा रहा है वो एक तरीके से जो पुलिस की पावर है उसका एक तरीके से मिसयूज है। और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस इस मामले में प्रोब कर रही है, जांच कर रही है, तो बेहतर यही होगा कि एक ही एजेंसी सारे के सारे मामलों में जांच करे। अब पुराने एफआईआर्स में ही नहीं, यदि जुबैर के खिलाफ इन ट्वीट्स को लेके आगे भी कोई कंप्लेंट आती है या कोई नई एफआईआर दर्ज होती है तो वो भी कंप्लेंट या एफआईआर दिल्ली पुलिस को ही सौंपी जाएगी जांच के लिए। और जहां तक जुबैर की लिबर्टी का सवाल है उसको और उनके जो उस राइट का सवाल है कि वो एफआईआर्स को चैलेंज करे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जुबैर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशंस लगा सकते हैं यदि वो इन एफआईआर्स को क्वॉश करना चाहते हैं। तो और उसके साथ साथ कोर्ट ने यूपी सरकार की जो एक दरखास्त थी कि भाई जुबैर को रोका जाए ट्वीट करने से, उसको भी खारिज करी। कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम जुबैर को बिल्कुल मना नहीं कर सकते ट्वीट करने से। यदि वो गलत ट्वीट करते हैं तो कानून है, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर हम जुबैर को रोके ट्वीट करने से तो वो ऐसा होगा कि हम जैसे किसी वकील को रोक रहे हैं अपना केस कोर्ट में आर्ग्यू करने से। तो यही सारे पॉइंट्स और बातें अपने ऑर्डर में लिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को बेल दे दी है। अब जुबैर का जिस तरह का केस था कि उनकी सारी एफआईआर्स को एक साथ क्लब कर दिया जाए क्योंकि उनके खिलाफ एक ही तरह की बहुत सारी एफआईआर्स फाइल हो रही थी यूपी और दिल्ली में, उसी तरह का एक पिटिशन फाइल किया है नुपुर शर्मा, बीजेपी के जो पूर्व प्रवक्ता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। अब नुपुर शर्मा के खिलाफ ये एफआईआर्स फाइल होनी शुरू हुई थी जब उनका एक बयान आया था टीवी में प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, जिसके बाद काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे देश भर में और उसके बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर देश भर में काफ़ी एफआईआर्स फाइल हुई थी। अब आपको बता दूं कि नुपुर शर्मा इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक बार गई थी ऐसी ही एक पिटिशन लेकर, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ इन सारी एफआईआर्स को एक साथ क्लब कर दिया जाए ताकि वो अपना जो पक्ष है वो सही तरह से प्रेजेंट कर पाए जिस भी कोर्ट के सामने वो एफआईआर्स चल रही हो या जो भी पुलिस उन एफआईआर्स की जांच कर रही हो। लेकिन जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया था तब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ ही टिप्पणी कर दी थी। कोर्ट ने ये कहा था कि उनके हिसाब से नुपुर शर्मा की वजह से एक तरह से देश में आग लगी हुई है और जो भी देश में हिंसा हो रही है उसके लिए कोर्ट ने शर्मा को ब्लेम किया था। और जब उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ टिप्पणी करी थी अपूर्वा, तो उन्होंने उदयपुर में एक हिंसा हुई थी उसको लेके बोला था कि जो ये उदयपुर में किलिंग हुई है एक टेलर की वहां पे 2 लड़कों द्वारा, वो नुपुर शर्मा के इस बयान की वजह से ही हुई थी। जी, तो कोर्ट ने काफ़ी इस तरह की टिप्पणी कर दी थी उस समय, जिसकी वजह से उनके वकीलों ने खुद से अपनी एक पिटिशन विड्रॉ कर ली थी। लेकिन इसके बाद हाल ही में नुपुर शर्मा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आपको एक और बात बता दूं कि जब ये पिटिशन विड्रॉ हुई थी कई जगहों से सुप्रीम कोर्ट के बयानों की निंदा हो रही थी। कई लोग सामने आए थे ये कहते हुए कि नुपुर शर्मा चाहे पॉलिटिकली वो किसी भी साइड पे हो, लेकिन वो कोर्ट के सामने गई थी अपने मौलिक अधिकारों की
बात करते हुए, तो कोर्ट को इस तरह से, स्पेशली जब ये ट्रायल की बात नहीं चल रही थी, ये उनकी एक पिटिशन थी कि वो FIRs को क्लब कर दे, तो स्पेशली ऐसे समय पे, ऐसी पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ इतनी पर्सनल, व्यक्तिगत बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब इसके बाद नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर पहुंची, इस बार ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्हें कई तरह के थ्रेट्स आ रहे थे, उनको जान की धमकियां मिल रही थी, और ये कहते हुए वो एक बार फिर अपनी पुरानी प्ली को एक बार फिर उजागर करने कोर्ट के सामने पहुंची। जी, दरअसल अपूर्वा, जब पिछली बारी नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी तो उस वक्त भी उन्होंने इसी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था कि उनके खिलाफ जो है उनको काफ़ी थ्रेट्स आ रहे हैं, और चूंकि ये FIRs अलग अलग राज्यों में रजिस्टर हुई हैं तो उनके लिए मुश्किल है अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाके अपना केस आर्ग्यू करना, क्योंकि वो इन FIRs को यदि क्वॉश करवाना चाहती हैं, जो उनका एक मौलिक अधिकार है, तो उसके लिए उनको हर अलग अलग राज्य में, अलग अलग हाई कोर्ट में एक अलग से दरखास्त लगानी पड़ेगी। तो इसलिए वो चाहती थी कि भाई जो सारे के सारे केसेस हैं वो क्लब कर दिए जाएं और दिल्ली में उनका ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि यदि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई यदि आगे करना चाहती है तो वो उनको एक ही जगह करना पड़े। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज करते हुए ऑफिशियली, मतलब कि ऑर्डर में खारिज नहीं करवाई थी, और नुपुर शर्मा को कहा था कि भाई वो अपना जो ये पिटिशन है, अपनी याचिका वापस ले लें। ये करते हुए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि यदि आपको अपनी कोई कानूनी कार्यवाही करनी है तो आप कोर्ट में जाके करिए, हाई कोर्ट्स में जाके करिए या मैजिस्ट्रेट्स के सामने जाके करिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद जो है नुपुर शर्मा को 2 और थ्रेट्स आई, जो उन्होंने अब अपने इस नए एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और बोला कि सुप्रीम कोर्ट के बयान के बावजूद जो है उनके खिलाफ ये थ्रेट्स आई हैं, और वेस्ट बंगाल में उनके खिलाफ 2 कंप्लेंट्स और रजिस्टर हो गई हैं, और इसीलिए उनके लिए नामुमकिन है इन थ्रेट्स को लेके भी और इस चीज को लेके भी कि हर एक अलग अलग राज्य में उनको जाना पड़ेगा, तो इसलिए उनको बिल्कुल नामुमकिन है उनके लिए कि वो अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाके अलग अलग पिटिशंस फाइल करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपना रुख बदला और उनको एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब पिछली बारी उन्होंने नुपुर शर्मा की पिटिशन सुनने से मना किया था तो उनका ये बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं था कि भाई वो अपनी कानूनी कार्यवाही ना कर सके, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि हम आपके पे कोई रोक लगाए। तो मगर इस बारी उन्होंने जो नुपुर शर्मा के खिलाफ 2 नई थ्रेट्स आई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए नुपुर शर्मा की पिटिशन पे नोटिस इशू किया है, और नोटिस सारे राज्यों को गया है जहां जहां नुपुर शर्मा के खिलाफ FIRs रजिस्टर हुई हैं, और साथ ही में नुपुर शर्मा को प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि जितनी भी FIRs रजिस्टर हुई हैं इन FIRs में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और यदि आगे भी इनके बयान को लेके यदि आगे भी कोई नई FIR रजिस्टर होती है तो भी वो FIR या कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को ही सौंपी जाएगी अगर ऑर्डर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, और उन नई FIRs और कंप्लेंट्स में भी नुपुर शर्मा की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जी, तो जुबैर का जो ऑर्डर है, जुबैर के केस में जो ऑर्डर आया है उसका भी एक तरह से नुपुर शर्मा के केस में भी असर पड़ सकता है, लेकिन इसमें जो आगे होगा हम आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। अपूर्वा, यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई हो जहां पे याचिकाकर्ता ये मांग कर रहा हो कि उनके खिलाफ जो मल्टीपल FIRs हैं उनको क्लब कर दिया जाए। जुबैर और नुपुर शर्मा के पहले भी काफी पिटिशंस आई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इन पिटिशंस को क्लब करके एक ही राज्य में इनकी कार्यवाही के जांच दिए हैं और यह भी बोला है कि एक ही राज्य में कानूनी कार्यवाही आगे चलेगी। तो जुबैर और नुपुर शर्मा की जो कोई पिटिशन थी वो कोई नई डिमांड लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई थी, ये एक सेटल्ड लॉ है और इसी के चलते उन्होंने अपनी पिटिशंस फाइल करी थी। एक हरासमेंट को रोकने के लिए इसे किया जाता है, क्योंकि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग FIRs फाइल होती हैं तो एक इंसान को हर राज्य में जाके खुद को डिफेंड करना पड़ता है, अपनी दलीलें देनी पड़ती है। तो वैसी चीज़ रोकने के लिए अगर एक ही मुद्दे पर यदि ऑफेंस एक ही हो, हाँ जी, वो बहुत ज़रूरी है कि FIR जो है वो एक ही मुद्दे पर होना चाहिए, एक ही ऑफेंस पर, तो कोर्ट ज़्यादातर ऐसे ऑर्डर दे देता है जी। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण
फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक 24 हफ्ते प्रेग्नेंट अविवाहित महिला को भी गर्भपात की अनुमति दे दी है। अब पूरा मामला ये था कि ये जो महिला है इन्हें 22 हफ्तों में पता चला कि ये प्रेग्नेंट हैं। इसी बीच उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि उनके जो पार्टनर थे उन्होंने भी उनको छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ही मानसिक पीड़ा हुई। इसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट गई, उन्होंने गर्भपात की अनुमति मांगी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया कि 20 हफ्ते के ऊपर यानी कि 20 हफ्ते और 24 हफ्ते के बीच अगर प्रेगनेंसी हो तो हमारा जो कानून है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये अविवाहित महिलाओं को इसकी अनुमति नहीं देता है। इसके बाद ये महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को एक तरह से इस तरह का इंटरप्रिटेशन दिया है, इस तरह से माना है कि इस कानून में अविवाहित के साथ साथ विवाहित महिला भी इंक्लूडेड होंगी, और इसके साथ ही इन महिला के लिए कोर्ट ने एम्स का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी आदेश दिया है, ये देखने के लिए कि गर्भपात से इन महिला को किसी तरह की रिस्क तो नहीं होगा, इनको किसी तरह का खतरा तो नहीं होगा, ये आदेश देते हुए। अब आपको अगर कानून के बारे में थोड़ा बताऊं तो संक्षेप में बताना चाहूँगी। अब कानून जो है वो 20 से 24 हफ्ते प्रेग्नेंट उन्हीं महिलाओं को गर्भपात की इजाज़त देता है जो किसी तरह की स्पेशल कैटेगरी में आती हों। ये स्पेशल कैटेगरी कानून में रूल्स के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन इन रूल्स में अविवाहित महिला शामिल नहीं है। इन रूल्स में ये लिखा हुआ है, बाकी स्पेशल कैटेगरीज के साथ साथ ये भी एक कैटेगरी है कि अगर जो महिला है उनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाए, यानी कि अगर उनके पति मर जाएं या फिर उनका डिवोर्स हो जाए तो ऐसी स्थिति में उनको गर्भपात की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन इसमें अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस रूल पर ध्यान देते हुए उन्होंने मना कर दिया था उनको गर्भपात की अनुमति देने से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ, इस रूल के साथ साथ एक और प्रोविजन पे ध्यान दिया जो कि मेन कानून का हिस्सा है। ये सेक्शन 3 की मैं बात कर रही हूँ जो 20 हफ्ते तक गर्भपात की बात करता है। अब इस प्रोविज़न में एक चेंज लाया गया था। अमेंडमेंट से पहले ये जो प्रोविज़न है ये उन महिलाओं को भी कवर करता था जिनका किसी तरह का अगर गर्भपात निरोधक फेल हो जाए तो उन्हें गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। इसमें 2021 से पहले सिर्फ विवाहित महिलाएं या उनके पति के गर्भ निरोधक की बात की गई थी, लेकिन 2021 के अमेंडमेंट के बाद विवाहित महिला को कोई भी महिला यानी कि एनी वुमन और हस्बैंड की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट का ये मानना था कि इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ये करना चाहती थी कि वो विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेदभाव ना करे, लेकिन ये जो भेदभाव हटाने की रणनीति थी पार्लियामेंट की वो रूल्स में किसी तरह से लागू नहीं हुई है अब तक। इसलिए कोर्ट ने ये अपना कर्तव्य माना कि एक तरह से वो रूल्स में भी अगर किसी विवाहित महिला और अविवाहित महिला के बीच में भेदभाव किया जा रहा है तो वो उसको हटा दें, और इसी तरह का इंटरप्रिटेशन कुछ देते हुए कोर्ट ने अब अविवाहित महिलाओं को भी, ये जो महिला थी अविवाहित थी, उनको 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी होते हुए भी गर्भपात की इजाज़त दे दी है। जी अपूर्वा, अपने इस फैसले से दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून में एक गैप है उसको एक तरीके से उसको फिलअप करते हुए अपना ये फैसला सुनाया है। और जो ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है, जो ये कानून एक तरीके से औरतों के लिए लाया गया था अपने कुछ अधिकारों को, उनके कुछ अधिकारों को लेके, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो ये कानून है ये केवल विवाहित औरतों पे नहीं के लिए नहीं था, ये अविवाहित औरतों के लिए भी था। स्पेशली 2021 के बाद जब सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेके आई, जैसा कि अपूर्वा ने बताया कि अमेंडमेंट में उन्होंने विवाहित महिला के जगह महिला और पार्टनर जो है, जो ये शब्द हैं, इनका इस्तेमाल किया, मगर रूल्स में वो बदलाव नहीं ला पाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जब इस कानून में जब ये बदलाव लाया गया था तो वो इसी सोच से लाया गया था कि जो महिलाएं हैं और उनका जो संवैधानिक अधिकार है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, बॉडीली इंटेग्रिटी का जो अधिकार है या बॉडीली जो राइट का अधिकार है,
वो अधिकार जो है सारी महिलाओं पे लागू होता है, केवल विवाहित महिला पे लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल के ये भी बोला कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था ये कहते हुए कि कानून अविवाहित महिलाओं पे नहीं लागू हो सकता, वो आर्टिकल 14 जो हमारा एक और संवैधानिक अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, उसको भी वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि यदि ये कानून एक महिला पे लागू हो सकता है तो ये कानून सारी महिलाओं पे लागू होना चाहिए। और जहां तक रूल 3B की बात है, उसमें पहले से ही एक्सेप्शंस दिए हैं, और जो उसमें एक एक्सेप्शन है जो बात करता है मैरिटल स्टेटस की, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस की। अब जो ये केस था, दरअसल ये था कंसेंशुअल, जहां पे जो ये महिला थी, इनका एक तरीके से रिलेशनशिप था, और उस रिलेशनशिप के दौरान उन्होंने बच्चा पैदा करने की जो है इच्छा जताई, मगर किसी कारणवश ये रिलेशनशिप उनका खराब हो गया, आगे बढ़ नहीं पाया। अब चूंकि उनके मैरिट, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट्स में दरअसल लिविंग इन रिलेशनशिप को एक जिसे कहते हैं एक स्टेटस दिया है, एक लीगल स्टेटस दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि यदि इस महिला के पार्टनर ने उनको बिल्कुल लास्ट मिनट पे वो छोड़ के गए हैं, तो एक तरीके से उनके स्टेटस में एक बदलाव आया है। तो इसीलिए जो है चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस केवल विडो या डिवोर्स महिला पे नहीं लागू होगा, मगर ऐसी महिला पे भी लागू होगा जो अविवाहित है और किसी कारणवश अपना रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सके। तो मतलब कि काफ़ी बातें करी हैं, महिला की संवैधानिक अधिकारों को लेके जो है बात करी गई है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही पर्पसिव इंटरप्रिटेशन दिया है इस कानून को, और इस केस में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन कानून को देते हुए एक महिला की जो है मदद करी है। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महिलाओं के अधिकार पर। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। हमें फीडबैक भी भेजें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।